नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में जो कि सीईटी मॉडल पेपर से संबंधित होने वाली है। इस क्लास में हमने हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस, रीजनिंग और राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया जो कि परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो अंत में अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से आपको सीधा प्रश्न मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो साथियों हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में आपको पता होना चाहिए, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या स्थिति की ओर संकेत कर रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चक्षु का तद्भव शब्द क्या है? तो साथियों चक्षु का तद्भव शब्द हमसे पूछा, आंख, अक्षर, अंक, अंक या नयन। तो साथियों आपको पता होना चाहिए चक्षु क्या है, एक कैसा शब्द है? तद्भव है या तत्सम है? तो साथियों चक्षु एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चक्षु तत्सम शब्द है और इसका जो हिंदी अर्थात तद्भव रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा? आंख बन जाएगा। तो ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चक्षु का तद्भव रूप आंख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कानो कान खबर न होना मुहावरे का अर्थ है। साथियों तो कानो कान खबर न होना मुहावरे का अर्थ है जो हो जाएगा, या इसका मतलब क्या होता है? किसी को पता ना लगना है, किसी बात को गुप्त रखना। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले हमने हिंदी के प्रश्न रखे हैं, फिर क्रमवार आपको कंप्यूटर के और रीजनिंग, साइंस और सभी विषयों के इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या है? साथियों तो अभ्युदय शब्द का हमसे अर्थ पूछा है, तो अभ्युदय का अर्थ जो होता है उत्कर्ष, तरक्की, आगे बढ़ना अर्थात उन्नति। तो ऑप्शन है बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्युदय शब्द का सही अर्थ क्या होता है? उन्नति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि मगर कौन सा युग्म है? तो साथियों यदि और मगर कैसे हैं? दोनों ही सार्थक है अर्थात अव्यय है, तो दोनों वाक्यों में स्पष्ट अर्थ और उपयोग होता है। तो ये कैसे हो जाएंगे साथियों? यदि मगर कौन सा युग्म हो जाएगा? ये सार्थक युग्म हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्वी संधि में उपसर्ग कौन सा है? तो साथियों दुर्वी संधि में हमसे उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं साथियों, फिर से शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें कौन सा है? क्लियर दिख रहा है साथियों। दुर्वी संधि में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाचाल का हमसे अधिक वाचाल का अर्थ पूछा है। तो साथियों वाचाल यानी क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बातूनी होता है उसको क्या कह देते हैं? वाचाल कह देते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाचाल का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक बोलने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिल का ताड़ बनाने का अर्थ। तो साथियों तिल का ताड़ बनाने का अर्थ क्या होता है? तो साथियों तिल का जो ताड़ बनाने का अर्थ होता है कि मान लो तिल कैसा होता है? छोटा और ताड़ उसका बहुत बड़ी बात बनाना, तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सद्य का अर्थ क्या है साथियों? तो सद्य का अर्थ क्या होता है? उसी समय, तत्काल या तुरंत। तो हमें ऑप्शन में इनमें से क्या दिया है? तुरंत दिया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यथा समय में कौन सा समास है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए यथा, तथा, सदा, स, आ, वि, अनु, यावतनी, जो भी आगे आपको शब्द में लगे मिल जाए तो वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और दूसरा भी मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे पहला पद अव्यय होता है वहां अव्ययी स्वभाव अव्ययी भाव समास होता है। तो यथा क्या हो गया? अव्यय हो गया। और यथा समय यानी समय के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन है सी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द पूछा है। तो साथियों अग्रज यानी क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। अग्रज यानी क्या होता है साथियों? बड़ा भाई। तो बड़ा भाई का विलोम क्या होता है? छोटा भाई। तो छोटा भाई क्या होता है? अनुज होता है। तो अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीर क्षीर विवेक का संबंध किससे है? तो साथियों नीर क्षीर विवेक का संबंध किससे होता है साथियों? तो इसका जो संबंध होता है ऑप्शन ए से होता है, हंस से होता है। क्योंकि हंस के बारे में एक मान्यता है कि वह पानी अर्थात नीर, दूध अर्थात क्षीर को अलग कर सकता है। तो ये अच्छे बुरे की पहचान करने का प्रतीक है। तो नीर क्षीर विवेक का संबंध हंस से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समीचीन का पर्यायवाची हमसे पूछा है। तो साथियों समीचीन का क्या पूछा है? पर्यायवाची। तो इसके लिए आपको समीचीन का अर्थ पता होना चाहिए। तो समीचीन का जो अर्थ होता है साथियों ये होता है बिल्कुल सही या उपरयुक्त। क्या होता है साथियों? समीचीन का जो अर्थ बिल्कुल सही या फिर ऊपर युक्त, इसका अर्थ होता है बिल्कुल सही या उपयुक्त। तो इसका जो विलोम पर्यायवाची पर्यायवाची इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल उपयुक्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह धीरे धीरे चला कौन सा क्रिया विशेषण है? तो साथियों वह धीरे धीरे चला, इसमें हमसे धीरे धीरे में क्रिया विशेषण पूछा है कि धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो साथियों इसमें देखो आप एक चलने के तरीके अर्थात रीति को बता रहा है कि क्रिया हो रही है। तो क्रिया हो रही है तो वहां पे कौन सा आ जाएगा साथियों? तो रीतिवाचक आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो धीरे धीरे में कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, क्योंकि चलने के तरीके को अर्थात रीति को बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किन कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ क्या है साथियों? तो किन कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ आपको पता होना चाहिए साथियों। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें समझ ना आए कि क्या करना है। असमंजस की स्थिति को क्या कहते हैं? किन कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्णय न कर पाने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मविश्वास में कौन सी संधि है साथियों? आत्मविश्वास से हमसे संधि पूछी है तो साथियों आत्मविश्वास में हमसे जो संधि पूछी है तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आत्मविश्वास होने का बना होता है आत्म प्लस विश्वास से। किससे? आत्म प्लस विश्वास से। तो इसमें स्वर व्यंजन या विसर्ग संधि का कोई भी नियम लागू नहीं होता। तो इसमें दीर्घ गुण वृद्धि अनादि में से तकनीकी रूप से कोई भी संधि नहीं होगी। तो इस प्रश्न को आप अभी बोनस के रूप में मान लीजिए या इसको हम बाद में आपको ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव का विलोम क्या होता है? तो साथियों सदैव का हमसे विलोम पूछा है तो सदैव यानी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सदैव यानी बार बार यानी हमेशा। तो सदैव का जो सबसे विपरीत यानी विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कभी नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कभी नहीं, विलोम इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अनवरत का अर्थ पूछा साथियों तो अनवरत यानी लगातार होता है। क्या होता है अनवरत यानी लगातार? तो अनवरत का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जलज किसका पर्याय है? तो साथियों जलज आपको पता होना चाहिए। जलज किसका पर्यायवाची है? तो साथियों जलज यानी जल और जय, जल प्लस जल में जन्म लेने वाला। तो साथियों जल में जन्म कौन लेता है? नदी, समुद्र, वर्ष है, कमल। तो साथियों जल में तो किसका जन्म होता है? कमल का जन्म होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? तो साथियों प्रत्यक्ष यानी जो सामने हो और अप्रत्यक्ष जो सामने ना हो। तो सिंपल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना, क्या होना? चुपचाप या तेजी से खिसक जाना, उसी जगह से गायब हो जाना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृग नैनी में हमसे समास पूछा है साथियों। तो अब इसको अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। परीक्षा की दृष्टि से आपको हुबहू देखने को मिल सकता है। तो मृग नैनी अर्थात मृग के समान नैनों वाली। तो साथियों यहाँ पे क्या बताया गया है? नैनों की विशेषता बताई गई है। किसके समान बताई गई? मृग के समान बताई गई। तो उप में उपमान का जहाँ प्रयोग होता है तो वहां कौन सा समास आता है? वहां कर्मधारय समास आता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या है? अभूतपूर्व साथियों तो अभूतपूर्व का अर्थ मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो बात या घटना अतीत में कभी घटित हुई न हुई हो। तो जो पहले कभी न हुआ हो क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। और भूतपूर्व यानी जो पूर्व में घटित हुआ हो। तो अभूतपूर्व जो भूतपूर्व में घटित नहीं हुआ हो। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंत कथा का अर्थ क्या है? तो साथियों दंत कथा आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे गांव में एक दंत कथा प्रचलित है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोगों द्वारा जो सुनी सुनाई जाने वाली पारंपरिक कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जैसे हमारे मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा सुनी है, फिर वो हम सुन रहे हैं, फिर हम हमारे आगे वाली पीढ़ी को सुनाएंगे, तो वो दंत कथा होती है। और दंत कथा क्या होती है साथियों? एक लोक कथा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यश का पर्यायवाची हमसे पूछा है। तो साथियों यश यानी क्या होता है साथियों? यश मतलब की प्रसिद्धि, ख्याति, कीर्ति। प्रसिद्धि, ख्याति, कीर्ति इसके यश के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कीर्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? साथियों राजस्थान जीके का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि राजसमंद जो झील है इसका निर्माण किसने करवाया। तो राजसमंद झील का निर्माण साथियों कब करवाया था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। और किस नदी का पानी रोक कर किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसको भी आपको मैं याद करवा देता हूँ कि गोमती जो नदी है, किस कौन सी नदी साथियों? गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। और इसके जो निर्माणकर्ता जो कि हमारा प्रश्न है, तो इसके जो निर्माणकर्ता हो जाएंगे महाराणा राज सिंह हो जाएंगे। तो महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, 17वीं शताब्दी में करवाया और गोमती नदी का पानी रोक कर करवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? तो साथियों जिप्सम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साथियों बीकानेर भी प्रसिद्ध है और नागौर भी प्रसिद्ध है। परंतु अगर भंडार की दृष्टि से पाया जाए, भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो जी बीकानेर की जो जामसर की जो खदान है वो सबसे बड़ी है। तो इसे प्रश्न का जो सर्वाधिक उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा वो बीकानेर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नागौर मिल जाए तो नागौर भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि बीकानेर और नागौर दोनों ही जिप्सम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन बीकानेर में सर्वाधिक निक्षेप इसके मिले हैं। तो हम यहाँ प्रश्न में बीकानेर को उपयुक्त आंसर मान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों चंद्रभागा मेला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व में परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है। तो चंद्रभागा मेला जैसे आप चंद्रभागा, चंद्रभागा झालावाड़ तो कहाँ पे स्थित है साथियों? झालावाड़ है। और ये एक प्रकार का कैसा है? पशु मेला है। और ये चंद्रभागा मेला किस नदी के किनारे पर बताते हैं? स्वयं चंद्रभागा नदी के किनारे पर ये बढ़ता है। कैसा मेला है? ये पशु मेला। अच्छे से याद कर लीजिए। झालावाड़ में पड़ता है। झालावाड़ में झालारा पाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे पर यह पशु मेला आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रम्मत लोक नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों रम्मत का पूछा है, तो रम्मत आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। रम्मत, हालाँकि सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़े-से मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि सीईटी में आपको अवश्य देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार सीईटी का एग्ज़ाम का लेवल है, उसके लिए प्रश्न बिल्कुल सूटेबल है। तो रम्मत लोकनाट्य जिस क्षेत्र से संबंधित है, ये बीकानेर से संबंधित, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के सबसे लंबी सीमा से लगा है? तो साथियों राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर है। तो साथियों जैसलमेर जिला पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है साथियों? तो भारतीय जो संविधान है, इसकी जो 10वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? तो साथियों जो 10वीं अनुसूची है, इसका जो संबंध है किससे हो जाएगा? ऑप्शन सी दल बदल से हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ कि जो 52वां संविधान संशोधन था, कौन सा 52वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था, और दल बदल विरोधी कानून से यह संबंधित है। कौन सी संविधान की 10वीं अनुसूची? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो साथ ही जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने वाला जो राज्य हो जाएगा, वो हमारा राजस्थान था। कौन सा? ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा था? राजस्थान था। अगर तिथि की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो नागौर जिले है, वहां के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी। गांव का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? बगदरी। जिले का नाम नागौर, और किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीर सत्यसाई के रचनाकार? तो साथियों वीर सत्यसाई पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीर सत्यसाई के जो रचनाकार हो जाएंगे, सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे। और सूर्यमल मिश्रण कौन थे? जो बूंदी के राज कवि थे, सूर्यमल मिश्रण। तो इन्होंने जो वीर सत्य एक प्रकार का कैसा है? वीर रस प्रधान ग्रंथ कैसा है? अच्छे से ध्यान कर लीजिए। बूंदी के राज कवि थे सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने वीर सत्सई की रचना की, और ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? मकराना पूछा गया हमसे, तो मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना साथियों संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नागौर जिले का मकराना अपने उच्च गुणवत्ता वाले सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेनाल किस जिले में स्थित है? तो साथियों मेनाल क्या है? एक प्रकार का आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेनाल एक जलप्रपात है, जो कि मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के मैंगू में आता है अंदर। और हालांकि इसकी भीलवाड़ा की सीमा भी इसके बहुत ही करीब है, तो आप इसका जो राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चित्तौड़गढ़ मान लेंगे। मेनाल किस जिले में स्थित? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है साथियों, जो कि सीईटी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो अच्छे से इनको भी देख लेना। एचटीएमएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों एचटीएमएल का जो उपयोग है, ये वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एचटीएमएल का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? वेब पेज से हो जाएगा। और एचटीएमएल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है, और इसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। डॉट एक्सएल एक्स किस प्रकार की फाइल है? वर्ड की, एक्सएल की, पावर पॉइंट की, एक्सेस की? तो साथियों एक्स एक्सएल एक्स जो फाइल होती है साथियों, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन है। किसका? एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लैन का पूरा नाम क्या है? तो साथियों लैन का हमसे पूरा नाम पूछा गया है, तो लैन का अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आपको क्या करके आना है? लार्ज लॉन्ग लिंक नहीं करके आना। लैन का जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मेमोरी केवल पढ़ी जा सकती है? तो साथियों जो मेमोरी पढ़ी जा सकती है, या फिर जिसका डाटा मतलब आसानी से मिटाया या बदला नहीं जा सकता, तो वो कौन सी होती है? रोम होती है। कौन सी होती है? रोम होती है, और ये स्थायी मेमोरी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथ ही कंट्रोल प्लस एक्स का जो उपयोग है, ये कट के लिए किया जाता है। किसी फाइल को किसी स्थान से हमें पूर्ण रूप से हटा के दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करके उसको कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी का प्रश्न है साथियों, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। तो साथियों एक्सपेंड का हमसे एंटोनिम पूछा, यानी विपरीतार्थक शब्द पूछा है। तो एक्सपेंड यानी क्या होता है साथियों? मतलब फैलाना या बढ़ाना होता है। तो एक्सपेंड का साथियों क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? सिकुड़ना या कम करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथियों हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। तो साथियों देखते हैं। प्रिविलेज हमसे पूछा गया है, तो साथियों प्रिविलेज की जो राइट स्पेलिंग होगी साथियों वो होगी प्री। मैं आपको बता देता हूँ। प्री, PRIVIL
PRIVILEGE। तो साथियों देख लो PRIVILEG ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक, ही इंसिस्टेड ब्लैंक गोइंग देयर। साथियों प्रीपोजिशन पूछा है हमसे, तो इंसिस्ट का अर्थ क्या होता है, इंसिस्ट का अर्थ क्या होता है साथियों, इंसिस्ट का अर्थ हो जाएगा जिद करना, और इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। इंस्टेंट ऑन डूइंग समथिंग, तो इंस्टिट्यूट के साथ क्या लगाएगा, ऑन आ जाएगा साथियों, तो इसके साथ ऑन आ जाएगा, तो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ही इंसिस्टेड ब्लैंक ऑन गोइंग देयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनेस्ट बिगिन विथ विच साउंड। साथियों ऑनेस्ट का हमसे पूछा गया, आर्टिकल का प्रश्न है। ऑनेस्ट में आपको साथियों ये नहीं करना, हॉनेस्ट नहीं करना, है का प्रयोग नहीं करना। इसका जो साउंड है वो किससे शुरू हो रहा है साथियों, ऑनेस्ट शुरू होता है, ओ। तो ए ई आई ओ यू ये क्या होते हैं साथियों, बोवल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, बोवल होते हैं। तो बोवल के अकॉर्डिंग इसका जो क्या हो जाएगा आंसर, बोवल साउंड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिफाइड द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। साथियों पंक्चुएशन देखना है हमको। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। साथियों चारों ऑप्शन में हमें वेयर आर यू गोइंग देखा है, तो वेयर आर यू गोइंग, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ वेयर आर यू गोइंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, मेरे ये सवाल है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, रेलवे स्टेशन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। तो वेयर आर यू गोइंग क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो इसके साथ किसका पंक्चुएशन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा साथियों। तो वेयर आर यू गोइंग में ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें किसका भी होगा, क्वेश्चन मार्क का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है साथियों, साइंस के प्रश्न है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है आरबीसी का, इनका अस्थि मज्जा या कि बोन मैरो में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, तो साथियों इंसुलिन का जो स्त्राव है अग्नाशय से होता है। कहां से होता है, अग्नाशय से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2, 6, 12, 20, 30, तो अगली संख्या क्या होगी, तो साथियों 2, 6, 12, 20, 30, तो हम उसको देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। 2 + 4 करेंगे तो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 + 6 करेंगे तो 12, 12 + 8 बराबर 20, 20 + 10 बराबर 30, और 30 + 12 बराबर क्या आ जाएगा, 42। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंडे को अगर NOMYAD लिखा जाए तो फ्राइडे को किस प्रकार से लिखेंगे, तो साथियों इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मंडे को 2 भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं कैसे। MONDAY। तो साथियों मंडे को क्या लिख दिया इन्होंने, NOM। तो साथियों इन्होंने इसका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और इसका क्या कर दिया, इसका भी इसको इस तरीके से लिख दिया। 3 अक्षर यहाँ के, एन को यहाँ ले आए, एम को इधर ले आए, ओ को बीच में, इसी प्रकार वाई को इधर, ए को, डी को इधर, और ए को बीच में। तो उसी प्रकार अब हम फ्राइडे को कैसे लिखेंगे साथियों, FRIDAY। तो साथियों आई इधर लिख देंगे, एफ इधर लिख देंगे, और आर इधर लिख देंगे। इसी प्रकार वाई इधर लिख देंगे, डी इधर लिख देंगे, और ए इधर लिख देंगे। तो IRF और YAD। एक मिनट साथियों दोबारा से देख लेते हैं इस प्रश्न को। वाई मंडे को 2 हिस्सों में बांटा गया है, MONDAY, तो NOMYAD। हालांकि लॉजिक फ्राइडे का उल्टा IRFYAD होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। क्या बताया था, IRFYAD, क्योंकि फ्राइडे का इसके अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इस प्रकार से ये आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ये हमें दिया ही नहीं है, ABCD में कहीं पे भी नहीं मिला है, तो इसलिए हमें और सा ऑप्शन मानेंगे सही इसका साथियों, YADIRF को मानेंगे, क्योंकि पूरे फ्राइडे का उल्टा जो कि रिजर्व है। क्योंकि साथियों अगर ये वाला पैटर्न के अनुसार तो हमारा ये उत्तर आता, लेकिन ये उत्तर तो हमें दिया ही नहीं है, तो ये उत्तर हमें नहीं दिया, तो हम फ्राइडे का ही उल्टा कर लेंगे। तो फ्राइडे का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, YADIRF। या तो आप इस प्रश्न को बोनस मान लीजिए, या फिर इसका ये उत्तर मान लीजिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला, कहां पे चला, उत्तर की ओर 10 मीटर चला, उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर 10 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ गया, फिर कितना चला, 10 मीटर चला, उत्तर की ओर पहले कितना चला, 10 मीटर, फिर दाईं ओर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो साथियों उसका प्रारंभिक बिंदु तो ये हो गया, तो ये कौन सी दिशा होगी साथियों, ये दिशा के बारे में हमसे पूछा गया है, तो साथियों ये तो नॉर्थ, और ये ईस्ट, तो उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी साथियों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्व में वो अब जा रहा है। और साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे लगता है सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ क्लास में। चलिए अलविदा।